आज आपको मैं एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ मेरे खुद के जीवन की। ये स्टोरी रहेगी मैं जब क्लास 9th में था तब की। ओके, तो मुझे ये लगता है यार कि मेरी जो रैंक 1 आई थी ना जेई में, वो ठीक है। 10वीं के बाद तो मैं कहीं ना कहीं था भी उस तरह का बच्चा यार कि ये बंदा फर्स्ट रैंक ला सकता है, और कई लोगों के लिए सरप्राइजिंग नहीं था ये, क्योंकि मैंने 10th में भी मेरी एनटीएससी फर्स्ट रैंक वगैरह बहुत चीजें आई हुई थी इस तरह की। लेकिन 9वीं से पहले अगर आप देखते हो ना, तो मैं कोई इतना भी कोई टॉपर वॉपर बच्चा नहीं था कि भाई कुछ अलग ही फोड़ फाड़ रखा है। ठीक है, 9th क्लास में मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मेरा पूरा ट्रेजेक्टरी ही चेंज हो गया। और मुझे पता है आप में से ज्यादातर बच्चे शायद 9th क्लास पास कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस बात को सुनो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि मैंने जो क्लास 9th में किया वो आप क्लास 11th और 12th में करके एक नॉर्मल बच्चे से एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट विद ग्रेट रैंक्स बन जाओगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी एक स्टोरी है। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई थी 4-5 साल पहले, बहुत पसंद आई थी। एक सोचा एक रिफ्रेश्ड वर्जन अपन आज डालते हैं। अगर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छी ऑथेंटिक बातें करता हूँ। जेई की बातें तो बहुत करते हैं जेई की, लेकिन मैं जेई खुद एक्चुअली निकाल चुका हूँ विद द बेस्ट पॉसिबल रैंक, बेस्ट पॉसिबल मार्क्स, एवरीथिंग जो तुम्हें एक्सपेक्ट कर सकते हो। नोटिफिकेशन सब्सक्रिप्शन ऑन करना अगर सीरियसली पढ़ना चाहते हो तो। बाकी ऐसे आलतू फालतू चीजें चाहिए तो बहुत लोग डालते हैं, आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे केवल काम की बात होती है, सब्सक्राइब एंड नोटिफाई ओनली इन दैट केस। ठीक है, और अगर आपको मुझसे पढ़ना भी है तो मेरे J24 और 2025 कोर्स पे आपको आज रात 10 अगस्त तक एक बहुत ही प्यारा डिस्काउंट मिल रहा है। लास्ट डेट है आज उसको अवेल करने की। 2024 कोर्स पूरे 1 साल का आपको मिल रहा है केवल 3,000 रुपए में। 2025 कोर्स पूरे 2 साल का मिल रहा है आपको केवल 5,000 में। बहुत ही अच्छी रेट है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, लेक्चर्स, डीपीपीज विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर बोथ जेई मेन एंड एडवांस। सब कुछ आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, एंड में और बता दूंगा। तो चलिए बात करते हैं यार कि वो क्या स्टोरी थी जिसने मुझे प्रोपेल किया क्लास 9th में फर्स्ट रैंक की तरफ। ठीक है, तो मैं आपको एक रफ बता देता हूं मेरी ट्रेजेक्टरी कैसे क्या रही थी। तो मैं जब था ना क्लास फर्स्ट से लेके लगभग 7th तक आप मान सकते हो, इसमें ना मैं एक नॉर्मल क्लास के अंदर फर्स्ट रैंक मेरी आ जाती थी। देखो ठीक है, मेरा जो स्कूल नहीं होता है उसमें मेरा सेक्शन वगैरह है, उसमें मेरी बहुत अच्छी रैंक आ जाती थी। लेकिन कोई इतना कोई खास में बच्चा नहीं था। आप में से कई बच्चे होंगे जो 7वीं तक मुझसे आगे भी रहे होंगे। ठीक है, या आप में से कई बच्चे ना जो स्कूल के अंदर 90% 95 ले आते होंगे 5वीं 6वीं 7वीं में यार, है ना। तो मैं वैसा बच्चा था, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अलग पढ़ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, और क्लास 10th में जब मैं था ना, ये तो था 7वीं तक, और 10th में जब मैं था तब मेरी ऑलरेडी एग्जाम्स में फर्स्ट रैंक आने लग गई थी। आप नेशनल साइंस ओलंपियाड वगैरह देते होंगे, उसमें मेरी इंटरनेशनल 4th रैंक या आई थिंक 3rd रैंक हाईएस्ट आई थी, शायद 10th में आई थी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और एनटीएससी में भी मेरी राजस्थान में फर्स्ट रैंक आई थी। नेशनल लेवल पर तो रैंक डिक्लेयर ही नहीं होती है उसमें, सेकंड स्टेज में, अदरवाइज उसमें भी मेरी बहुत अच्छी रैंक की थी। और जेई में तो आप सभी को पता ही है मेरी कितनी अच्छी रैंक वगैरह आई थी। तो आप अगर देखेंगे तो मैं इससे पहले एक नॉर्मल स्टूडेंट था, और यहाँ पे मैं फर्स्ट रैंक का टॉपर ये वो बन गया था 10th वगैरह से ही। ठीक है, तो ये 8वीं और 9वीं में ऐसा क्या चक्कर हुआ कि मैं यहां से यहां आ गया, ये आज आपको सीखना है। और ये आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना। 11th 12th में इंप्लीमेंट करोगे ना ये चीजें जो मैंने की थी, आप बहुत आगे जा सकते हो। ठीक है, तो क्या हुआ था कि मैंने 7वीं के एंड में ना एक एग्जाम दिया था कॉम्पिटिटिव। ठीक है, एक कोचिंग का, मतलब मेरी जो कोचिंग मैंने इवेंचुअली ज्वाइन की थी उसका एक टैलेंट सर्च एग्जाम हुआ था, मैंने दिया। तो मैं तो पहले बहुत अपना वो खतरनाक मानता था कि कोई तीरंदाज हूं मैं तो मैंने वो एग्जाम दिया, और उसमें मेरी उदयपुर में ही शायद फर्स्ट रैंक नहीं आई। ठीक है, मतलब ऑल इंडिया की तो दूर की बात, मेरी उदयपुर जो बहुत ही छोटा शहर है, उदयपुर में कोई इतना कंपटीशन, कोई कोटा नहीं है उदयपुर की भाई। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा मतलब भाई कंपटीशन भरा हुआ है, बच्चे पढ़ रहे हैं दबा के एकदम। मतलब एकेडमिकली वाइज देखा जाए तो कोई ऐसे कोई मेजर सिटी में नहीं आता है। ठीक है, मतलब तो उसमें ही मेरी पीछे रैंक आई थी। ठीक है, और मुझे क्या है कोचिंग वाले स्कॉलरशिप भी दी कि ठीक है आपकी, मतलब ठीक ठाक, मतलब इतनी भी बुरी रैंक नहीं थी, बट मैंने सोचा था कि मैं तो टॉपर हूँ और खतरनाक, वैसी रैंक नहीं आई थी। ठीक है, तो मेरे को अच्छी स्कॉलरशिप मिली, और मैंने 8वीं क्लास के मिड में ऐसे एक कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर ली लोकल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोले अरे आपने 8वीं से जेई प्राप्त शुरू कर दी थी। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, पूरी बात सुनो। तो मैं वहां पे गया ना कोचिंग में, तो मैंने नोटिस किया यार वहां पे 10-12 बच्चे ना मुझसे बहुत आगे थे, मतलब बहुत अलग लेवल की उन्होंने पढ़ाई की हुई थी, सब कुछ उनको आता था। 9वीं 10वीं का आता था, किसी किसी को तो 11वीं का आता था, 8वीं 9वीं की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और मुझे लगता था यार ये लोग तो बड़े आगे चल रहे हैं। ठीक है, मैं सोचता था यार इनके आसपास तो कहीं आ ही नहीं पाऊंगा, जैसा आपको शायद लगता होगा ना आपके 11वीं 12वीं के बच्चों को देख के, जैसे आप लोग 11वीं में भी आए होंगे या 12वीं में आए होंगे, आप बाकी बच्चों को देखते आपको लगता है यार ये लोग तो पता नहीं कहाँ चल रहे हैं, हम तो अभी आ ही नहीं पाएंगे यहाँ पे। तो मुझे वैसा फील होता था। ठीक है, अब मुझे पता है क्लास थोड़ी अलग है, लेकिन फीलिंग तो वही है ना यार।
ठीक है, सिलेबस अलग है लेकिन फीलिंग तो वही हो रही है दोनों बच्चों को। मुझे लगता था यार कि यार ठीक है, अपनी स्टैंडिंग भी बुरी नहीं थी, आप भी देखो बुरे नहीं हो, आपके भी 10वीं वगैरह में अच्छे नंबर आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे, ठीक है, तो आप कोई खराब स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन आप वहां भी परफॉर्म नहीं कर रहे हो ना जहां पे वो टॉपर्स वगैरह कर रहे हैं। तो मुझे लगता था यार कि मैं तो यार सोचता था कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, यहाँ पे तो मेरे बैच में टॉप 10 में नहीं आ रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा मुझे लगता था 8वीं में। तो वहां पे ना एक उस समय एक एग्जाम होता है IJSO नाम करके, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड नाम करके, इसकी तैयारी बेसिकली 8वीं 9वीं में उस पर्टिकुलर कोचिंग में जहां मैं जाता था वहां होती थी, ठीक है। तो अब वहां पे प्रिपरेशन इस एग्जाम की चल रही है। इस एग्जाम में दिक्कत क्या है कि इस एग्जाम में ना बहुत ही डिफिकल्ट चीजें आती है, मतलब इसमें कई सारे क्वेश्चन 11वीं और 12वीं के आते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम में 4-5 स्टेजेस होते हैं और इसमें ना 11वीं 12वीं तक के सवाल आते हैं, ठीक है। तो अब मैं तो सोचा था यार मेरे से तो 8वीं की चीजें हो रही है, ठीक है, 9वीं 10वीं भी नहीं, अभी 9वीं 10वीं थोड़ी बहुत आती थी, इतनी नहीं आती थी, 11th 12th कैसे क्या करेंगे। और मैं देखता था यार कि यार ये 2-3 बच्चे तो मुझसे बड़े आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अब क्या है 8th में मैंने बहुत मेहनत की, बहुत दम लगा के मैंने मेहनत की, कोचिंग वगैरह में जो भी पढ़ाते थे सब ढंग से पढ़ता था, ये वो एकदम करता था। तो मेरी टॉप 3 में तो रैंक आ गई भाई कि यार तीसरा सबसे पावरफुल बच्चा हमारी कोचिंग में कल्पित है, ठीक है। इतना तो मैंने पहुंचा दिया था 8वीं के एंड तक, बहुत मेहनत की थी, कोचिंग का मैं पढ़ता था, 9वीं 10वीं का भी काफी कुछ मैंने पढ़ा था, NCERT वगैरह से खुद के बेसिस पे पूरा ग्राइंड की थी एकदम प्रॉपर। तो 8वीं तक मेरे बैच में मैं तीसरे स्थान पर तो पहुंच गया था कि यार हाँ ठीक है, मतलब मेरी सिटी में तीसरे स्थान पर मैं था कि यार अरे हाँ भाई बंदा ठीक है। लेकिन मुझसे ऊपर भी 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स थे, ठीक है, 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट मुझसे भी ऊपर थे और उनके ना मैं आसपास भी नहीं आता था, मतलब उनके नंबर अलग ही चल रहे हैं, मेरे कम चल रहे हैं एकदम, और मुझे इसको लेकर बड़ा बुरा लगता था, ठीक है। लेकिन फिर यार 9वीं में क्या हुआ, मैंने थोड़ा और रिसर्च किया इस एग्जाम के बारे में और मुझे पता चला यार कि मैं अगर अपने आप को ना इस कोचिंग के बेसिस पे जज करूंगा ना, अपने बैच के मार्क्स के बेसिस पे जज करूंगा, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मैंने सोचा यार अब प्रिपरेशन अपन अपने हाथ में लेते हैं, भाड़ में जाए बाकी लोग क्या सोच रहे हैं। मैंने अपनी प्रिपरेशन अपने दम पर स्टार्ट की। तो मेरा अब तक मैंने थोड़ा 9th की स्टार्टिंग में अच्छे से मेहनत किया था समर ब्रेक में, और मैंने 9th 10th की चीजें क्लियर कर ली थी बिफोर स्टार्टिंग 9th, ठीक है। 9th 10th का NCERT मैंने पढ़ लिया था। मैं सोचा यार कि अगर मुझे एग्जाम सच में निकालना है ना, तो ये 9वीं 10वीं की चीजें करके नहीं होगा, इसमें 11th 12th की प्रॉपर चीजें आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स चारों में, ठीक है। अब तो मैथ्स हट गई है वैसे। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे भैया थे मेरे से 4 साल बड़े, उनकी बुक्स थी मेरे पास NCERT वगैरह, वो मैंने निकाली, ठीक है, 11th की। और HC वर्मा बुक मैंने परचेस की 11th 12th की, PDF निकाली दुनिया भर की ऑनलाइन। और वो जमाना था जब इंटरनेट हुआ भी नहीं करता था इंडिया में, 1 GB इंटरनेट आता था, शायद 300 रुपये का आता था, पूरे महीने में 1 GB इंटरनेट आता था केवल। तो उसमें से एकदम वो हल्का हल्का सा लोड करते थे केवल HTML, उसमें से PDF में लॉन्च लोड करता था, ठीक है। उसमें भी 60 MB की PDF हो गई तो नहीं बाद में बजट बना के इंटरनेट का बाद में डाउनलोड करेंगे। तो ऐसे मैंने PDF इकट्ठी की, स्टडी मटेरियल इकट्ठा किया, भैया का बुक्स वगैरह 1-2 खरीदी, है ना, ये सब मैंने किया। और मैंने सोचा चलो खुद से तैयारी शुरू करते हैं। तो मैं कोचिंग अभी भी जा रहा था 9th में, लेकिन इतना मैं दम लगा के कोचिंग नहीं जाता था, मेरी खुद की मैंने अलग सेपरेट प्रिपरेशन की थी, ठीक है। अब कोचिंग में उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अलग से बैच बना, ठीक है, 10-12 बच्चों का, जिसमें मैं भी था। लेकिन उसमें सब लोगों का एक्सपेक्टेशन यही था कि बस ये 2 स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट हो सकते हैं। मेरी तब कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी मेरे कोचिंग में कि यार ये बंदा भी कुछ है, इतना कुछ था नहीं, समझे। बस इन दोनों स्टूडेंट्स, दोनों गर्ल स्टूडेंट्स थी, दोनों से एक्सपेक्टेशन थी कि इनका सिलेक्शन हो सकता है, अपना तो होना ही नहीं है, ठीक है। मतलब था ही नहीं, मतलब ऐसे कुछ यूं नहीं सोचा था कि अच्छा कल्पित का सिलेक्शन नहीं हो सकता, यूं कोई सोच नहीं रहा था। मैं था ही नहीं एग्जिस्टेंस में, समझ रहे हो, मैं उस रेस में ही नहीं था बाकी लोगों की आंखों में। तो ठीक है, अपना चलता गया 9वीं क्लास। बहुत अलग लेवल की मैंने तब ग्राइंड करी थी 9th में, मतलब मुझे नहीं लगता उतनी मेहनत मैंने शायद पूरे जीवन में 2 या 3 बार और की होगी। एक 9th में मैंने की थी, एक 12वीं में मैंने की थी जेई से जस्ट पहले, और एक मैंने ये जब एकेडमिक्स में जस्ट स्टार्ट किया था ना, जब मैं IIT में 3rd ईयर में था तब मैंने की थी, ठीक है। तो इस समय ना मतलब मेरा ऐसा होता था कि मैं पूरे टाइम अपने साथ वो बुक्स लेके चलता था, जो 11th 12th की बुक्स वगैरह हो गई, उस एग्जाम के प्रीवियस पेपर्स हो गए, एग्जाम मतलब क्लास में भी जब फ्री पीरियड मिलता था स्कूल में मैं वही पढ़ता था, बस में मैं पढ़ने की कोशिश करता था, ठीक है। मैं जब कोचिंग में फ्री पीरियड मिलता तब पढ़ता था, रात को एक्स्ट्रा उठ के पढ़ता था, ऐसा करता था मैं बिल्कुल। और ये किताबें ऐसा नहीं कि मुझे कुछ समझ में आ रही थी 11वीं 12वीं की 9वीं में, बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत ज्यादा। उस समय कोई इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं होता था ये सब की अच्छा यूट्यूब पे वीडियो देख ली, सब कुछ खुद से समझना है, ठीक है। मैं क्लास में डाउट्स भी नहीं पूछ सकता था, क्योंकि यार डाउट्स पूछेंगे इनको लगेगा कि यार ये 11वीं 12वीं का क्यों पढ़ रहा है, ये तो तीसरे नंबर का बच्चा है, समझ लो। इन दोनों की थोड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट थी, अपनी नहीं थी इतनी चौड़ तब, ठीक है। तो मेरा कोई था नहीं बेसिकली साथ देने वाला।
तो मैं अपने आप अलोन था, लोन वुल्फ वॉरियर था एकदम, और पूरा मैं प्योर ग्राइंड कर रहा था उस समय, ठीक है। और कोचिंग के टेस्ट में भी देखो, मैं क्योंकि कोचिंग बेस्ड तैयारी नहीं करता, मैं खुद से पढ़ रहा था इन चीज़ों के लिए, तो इतना मेरा रिजल्ट उसमें भी कोई इतना अच्छा नहीं आ रहा था। मेरा तीसरी चौथी रैंक ही आई थी बैच में, ठीक है। लेकिन तैयारी मेरी तगड़ी चल रही थी। कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती थी, क्योंकि आपको पता है एच वर्मा बुक बहुत ही डिफिकल्ट है समझने में, है ना। और स्पेशली एक 9वीं का बच्चा पढ़ रहा है तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है यार वो पढ़ने में। तो मैंने उसको फिर भी पूरी कोशिश की, जितना हो सकता था पढ़ता था, बार बार पढ़ता था, बार बार क्वेश्चन करता था। कई चीज़ें नहीं होती थी, पर जितना होता था मैं करता था, ठीक है। पूरा फुल दम लगा के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों चारों सब्जेक्ट में पढ़ रहा था। और फिर एग्जाम की डेट धीरे धीरे आई, ठीक है। और मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, और मेरी प्रिपरेशन थोड़ी हिडन टाइप्स की थी, मेरे तक ही सीमित थी। कोचिंग वालों को नहीं लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा, लग रहा था इन दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी किसी का चांस नहीं है। तो हम एग्जाम देने गए। एग्जाम सेंटर पे मेरे पापा मेरे को बाहर, मेरे पापा के मैं कोचिंग में छोड़ते थे और बाहर खड़े रहते थे वो। तो उन्होंने बाहर ऐसे ही पूछा बच्चों से, जब एग्जाम होके बच्चे बाहर आए थे ना, कि कौन कौन सेलेक्ट हो सकता है। तो पापा ने 2-3 बच्चों से पूछा, मेरा नाम किसी ने नहीं लिया, सबने इन दोनों का नाम लिया, इन दोनों का ही हो सकता है और किसी का तीसरे का नहीं हो सकता है। तो फिर एग्जाम हुआ, ठीक है। मुझे याद है कि मैं एग्जाम के लास्ट सेकंड तक लिख रहा था, पूरा कोशिश कर रहा था कि अच्छा पेपर हो जाए। और एग्जाम से पहले पहले तक मेरे ना जस्ट कट ऑफ तक मार्क्स आने लग गए थे टेस्ट वगैरह में, बट इतने भी नहीं आते थे कि मैं श्योर हो जाऊँ सिलेक्शन का। तो एग्जाम हुआ, एग्जाम सेंटर के बाहर है, तो मेरे को मेरे एक सर मिले। उन्होंने बोला कि कैसा, मैं बोला सर ठीक हुआ। तो बोला कोई बात नहीं, अब एनटीएससी की तैयारी करो, एनटीएससी 10th में होता है, ठीक है। मैं सोचा भाई ये गजब बात है, मैं तो बोल रहा हूँ मेरा एग्जाम ठीक हुआ, ये बोल रहे हैं एनटीएससी की तैयारी करो, मतलब इनको लग रहा है कि इसका तो होगा ही नहीं, मतलब ये क्या बात हुई भाई, ठीक है। तो बहुत बुरा लगा मुझे वापस से। फिर मैंने घर आके आंसर की वगैरह चेक की, तो मेरे स्कोर आ रहे थे ठीक ठाक, मतलब मेरे स्कोर आई थिंक 240 में से आ रहे थे 145 ऐसे कुछ स्कोर आ रहे थे, जो लास्ट की कट ऑफ के काफी आसपास था, मतलब श्योर नहीं था कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैंने सोचा यार कि अब मैंने इतनी मेहनत कर ली है कि मैंने 11वीं 12वीं की किताबें आधी आधी मैंने पढ़ ली है, पूरा तो मुझे नहीं समझ आया था, आधी आधी चीजें हाफ बेक्ड नहीं होती है, वो चीजें मैंने कर ली थी। मैंने सोचा यार कि चलो अब क्या नुकसान हो जाएगा, रिजल्ट 1 महीने बाद था, और इसका सेकंड स्टेज भी होता है इस एग्जाम का, ठीक है। 5 स्टेज होते हैं इस एग्जाम में, तो सेकंड स्टेज इसका था 2 महीने बाद, जनवरी 2014 में या फरवरी 2014 में था, ठीक है। ये एग्जाम हुआ था नवंबर 2013 में। तो मैंने सोचा यार कि अब खोने को तो क्या है, मैं कंटिन्यू करता हूँ मेरी स्टडीज, क्या पता मैं सेलेक्ट होता हूँ सेकंड स्टेज में, क्योंकि सेकंड स्टेज का उसका पेपर सच में जेई लेवल का आता है। आप देखिएगा INJSO, ये उस एग्जाम का नाम है जो सेकंड स्टेज है। उसके पेपर्स आप देखिए, उसमें कई सारे क्वेश्चन जेई लेवल के भी आते हैं, ठीक है। जेई मेन, जेई एडवांस के तो बिल्कुल नहीं कह सकते आप, लेकिन जेई मेन, जेई एडवांस के बीच का लेवल तो आ ही जाता है कभी कभी। तो उस एग्जाम में बहुत भारी पढ़ाई करनी थी, बायो भी 11th-12th दोनों, केमिस्ट्री भी 11th-12th के कई सारे कॉन्सेप्ट, 12th भी आपकी फिजिक्स 11th-12th की सारे टॉपिक्स नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि इंटीग्रेशन वगैरह आ जाते, बट थोड़े थोड़े जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो सिंपल और मेन टॉपिक्स है ना वो आ जाते हैं कभी कभी, सेंटर ऑफ मास आ गया, NLM रोटेशन आ गया, ग्रेविटेशन आ गया, ऐसे। तो मैंने सोचा यार कि टाइम अपने पास है कम, अपन पढ़ना चालू कर देते हैं, ये दुनिया तो कुछ भी बकवास करेगी, हम अपना पढ़ लेते हैं। नहीं हुआ सिलेक्शन तो कोई बात नहीं, आगे काम आएगा। तो मैं, आप समझ रहे हो यहाँ पे ना, मतलब ये केवल 6-7 महीने का पीरियड है। 6-7 महीने पहले मैंने 9th में एंट्री ली थी, और तब मैं केवल 8वीं 10वीं 9वीं थोड़ा बहुत ये जानता था। अब मैं 11th-12th के टॉपिक्स में इन्वॉल्व होने लग गया था, जबकि मुझसे सब लोग मेरे अगेंस्ट है, मतलब कोई भी मेरा ऐसा सपोर्टर नहीं था यार कि कोई भी टीचर या कोई भी कह रहा हो कि भाई यार ये बंदा कुछ कर सकता है। सबको लग रहा था अरे भाई ये तो जस्ट अनदर स्टूडेंट है, वही नॉर्मल पढ़ता रहता है, कुछ इसे आता नहीं है खास, ठीक है। इन दोनों स्टूडेंट्स को खतरनाक प्रिविलेज थी, इनकी सब जगह था कि भाई ये तो खतरनाक है। और मैं सब कुछ ऑन माई ओन कर रहा था, नॉलेज था मुझे, पढ़ रहा था मैं, 11वीं 12वीं की चीजें करने की कोशिश कर रहा था। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई आइंस्टाइन था, मुझे सब समझ में आ रहा था, समझ में नहीं आता, फिर भी पूरी कोशिश मैं कर रहा था उस क्लास में, पूरा अपना टाइम, मतलब मैं दिन में ना 1 भी सेकंड कुछ और काम नहीं करता हूँ, केवल मेरा एक ही फोकस था, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किसी तरीके से अपने आप को प्रूव करना है, किसी तरीके से आगे बढ़ना है। रिजल्ट की डेट आई, मेरा कट ऑफ से 1 नंबर ज्यादा आया और मैं सेलेक्ट हो गया। सबका दिमाग खराब कि भाई ये कौन है बंदा, समझ रहे हो आप, क्योंकि इन दोनों के कट ऑफ से 10-20 नंबर टेस्ट ज्यादा आए थे, और मेरी कोई एग्जिस्टेंस, मेरे को जानता ही नहीं था कोई, भाई ये भी कोई बंदा है। मैं कोचिंग में हुआ इंस्टेंट फेमस, क्योंकि भाई ज्यादातर लड़के आते थे, और लड़कों को क्या है, कोई लड़का सेलेक्ट हो बढ़िया लगता है, ठीक है। तो मतलब ठीक है, लड़कियां तो होती रहती है जो भी है, मतलब मैं लड़कों में लीडर बन गया कि भाई यार कल्पित भी एक बंदा है, ठीक है। और मेरी एकदम इंस्टेंट रेपुटेशन बढ़ी वहां पे। लेकिन तब भी ना कई लोगों का ये था कि भाई ये तुक्के से सिलेक्ट हो गया है, कुछ आता वाता है नहीं। और हम तीनों की ना स्पेशल क्लासेस लगी फिर, ठीक है, 2 महीने तक। और उसमें ना
उसमें भी ये अज्यूम किया गया था कि भाई ये तो ऐसे ही आ गया, इसको कुछ आता होता है नहीं। और सच बताऊं तो यार मैं उन दोनों जितना शायद स्ट्रॉन्ग था भी नहीं। और ये एक सेकंड लड़की थी, उससे तो मैं फिर भी अच्छा हो गया था थोड़ा। फर्स्ट वाली तो बहुत ज्यादा तेज थी, मतलब वो बहुत अलग लेवल पे परफॉर्मर थी, उसको बहुत कुछ आता था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि हमने प्रिपरेशन शुरू की एग्जाम की। ठीक है, और हमारी 3 लोगों की अलग बैच थी, इसमें 11 12 की चीजें हमें थोड़ी बहुत पढ़ाने लग गए थे। ठीक है, अब उसमें से ना मुझे कॉन्फिडेंस पता है कब आया, जब वो चीजें हमें पढ़ाते थे और मुझे उनमें से ज्यादातर चीजें ऑलरेडी आती थी। क्यों? क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही 11 12 की चीजें पढ़ रहा था। मैं स्टार्टिंग से ही, मेरे को समझ नहीं आ रही थी तब भी मैं एनसीईआरटी उठा रहा था, एचसीएम उठा रहा था। और अभी मैं कह रहा था ना कि एग्जाम के जस्ट बाद 1 महीने में रिजल्ट का जो गैप था, उसमें भी मैंने पूरा अपना तैयारी रखा हुआ था कि यार अगर सिलेक्शन हो जाए बाई चांस तो थोड़ा बहुत हम पढ़ते रहते हैं। तो अब तक मुझे 11 12 के कई कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग गए थे। अब एचसीएम वॉल्यूम 1 मुझे थोड़ी क्लियर हुई थी, मैकेनिक्स ही मोस्टली। और अब मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी क्लियर होने लग गई थी थोड़ी बहुत। ठीक है, केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत मुझे काइनेटिक्स समझ में आने लग गया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो नहीं समझ आता था खैर, बट ठीक है, समझने की कोशिश करते थे। इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स सब समझ में आने लग गया था थोड़ा बहुत एनसीईआरटी लेवल का। ठीक है, क्वेश्चन बनने लग गए थे तो कॉन्फिडेंस आ रहा था। क्लास में क्वेश्चन पूछते थे, मैं हाथ खड़ा करता था। इस वाली लड़की का तो नहीं होता था हाथ खड़ा, सेकंड वाली का। फर्स्ट वाली और मेरे में कॉम्पिटिशन आ गया था कि भाई ये दोनों तेज है। फिर भी मतलब टीचर्स को नहीं पता था कि भाई कल्पित कुछ कर सकता है, इंटरनल उन तीनों को पता चल गया था लड़कियों को कि यार ये बंदा तेज है, इसको बहुत आता है, बहुत मेहनत कर रहा है ये। ठीक है, तो एक बार मुझे याद है हमारे क्लास में ना सर ने, एक बार क्लास खत्म हो गई हम तीनों की और वो दोनों मेरे साथ थी। एंड एक मेरे को एक क्वेश्चन में डाउट था, तो मैंने उसमें से फर्स्ट वाली गर्ल से पूछा। ठीक है, मेरे को लगता था ये तो बहुत होशियार है, तो मैंने एक डाउट पूछा। मैंने एचसीएम में वॉल्यूम 2 में इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन था, मैंने दिखा के पूछा कि भाई यार ये कैसे करते हैं, मुझे नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो आप लोग ऐसे ओवरवेल मत हो कि भाई यार ये बंदा 9वीं से एचसीएम कर, मैं 9वीं में एचसीएम मुझे आती नहीं थी, मैंने कोशिश की, सीखा और मुझसे हो गई। 8वीं तक मैं नॉर्मल बच्चा ही था, मैंने बस खोला, कंफर्ट जोन क्रॉस किया और मैं कोशिश करता था। मेरे से क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते थे बट कोशिश करता था मैं। ठीक है, अब होने लग गए थे हालांकि इतनी मेहनत करके। तो मैंने उससे पूछा, उसको आया ही नहीं। ठीक है, उसका चेहरा देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। अगले दिन क्लास में गए, सर ने बोला कि यार वो लड़की तो पता नहीं आ नहीं रही है, कल से रो रही है, पता नहीं क्या चल रहा है। मुझे समझ में आया उस लड़की को लगता था कि मैं हूँ सब और बाकी लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे। जबकि उसने देखा ना कि यार ये बंदा भी एचसी वर्मा कर रहा है, उसका दिमाग खराब हो गया और शायद वो इस वजह से नहीं आती। आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है शायद ये कारण था। ठीक है, फिर एग्जाम में लगभग 15-20 दिन बचे थे और मैंने क्लास जाना बंद कर दिया क्योंकि मुझे लगता था यार क्लास में जो है मुझे सब आता है, अब मैं खुद से प्रिपरेशन करूंगा। 10-15 दिन मैंने बहुत तगड़ी मेहनत की। मैंने स्कूल से छुट्टी ले ली भाई, स्कूल से मैंने छुट्टी ले ली। और मेरे स्कूल वाले मुझे बड़ा सपोर्ट करते थे क्योंकि स्कूल का तो टॉपर मैं ही था ना। तो स्कूल में मैंने मैम को भी बोला कि मैम मेरा एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़े दिन नहीं आऊँगा। मैं हफ्ते की 2-3 छुट्टियाँ लेता था और पूरा दम लगा के घर पे उस एग्जाम के लिए पढ़ता था। 14-14 घंटे में सुबह 6 बजे उठता था, रात को 9-10 बजे तक कंटिन्यूस पढ़ाई, कुछ ब्रेक नहीं। ठीक है, इतना मैंने उस समय मेहनत किया था कि यार मतलब जो भी टॉपिक्स होते हैं ना, मेरे को लगता था ये वीक है, इसको पढ़ना है, इसकी एनसीईआरटी चलो एक बार और पढ़ लेते हैं, इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, पास्ट ईयर पेपर देख लेते हैं, एचसीएम के कुछ सवाल और लगा लेते हैं। ऐसे मतलब ऐसा लगता था टाइम कम है, मटेरियल ज्यादा है। फुल मेहनत की। और मुझे आज भी याद है कि इस एग्जाम में ना एक्चुअली ऐसा होता है कि ये एग्जाम का फर्स्ट स्टेज निकाल लेते हो ना, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड का फर्स्ट स्टेज, तो आप एक और एग्जाम होता है इंटरनेशनल जूनियर एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, जिसमें फिजिक्स मैथ्स आती है, थोड़ी बहुत एस्ट्रोनॉमी, इसके लिए भी आप क्वालिफाई कर जाते हो। तो ये भी एक पेपर साथ में ही होता है उसके। ठीक है, तो मैंने एक बार सर को पूछा कि सर ये वाले एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हैं, इस वाले का क्या कर रहे हैं? तो सर ने बोला भाई तुम्हारा तो एक में भी सिलेक्शन होना मुश्किल है, तुम एक पर ध्यान दो। मेरा इतना बुरा लगा ना मुझे, तो मुझे कैसे बोल दिया यार कि एस्ट्रोनॉमी में सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी फिजिक्स और मैथ्स तो स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी 10-12% आती है। तो मैं ट्रेन से निकला जयपुर से एग्जाम देने, एग्जाम की डेट आ गई, अपना पूरा प्रेप किया। फिजिक्स मैथ्स तो मेरी अच्छी थी, मैंने सोचा यार इस एग्जाम की तैयारी अपन ने बेस्ट कर ली है, इसके लिए थोड़ा बहुत देख लेते। तो मैंने ट्रेन में ही बैठ के, उस समय वो आते थे ना छोटे वाले फोन बटन वाले, उसमें थोड़ा मैंने नेट लगा के विकिपीडिया वगैरह से थोड़ा एस्ट्रोनॉमी का बेसिक्स मैंने सीख लिया, बेसिक कॉन्स्टलेशन वगैरह। मैंने सोचा ठीक है यार, ठीक है। तो हम जयपुर गए एग्जाम देने। मैं उदयपुर में रहता हूँ, जयपुर में एग्जाम था सेकंड स्टेज, और इस एग्जाम में ना 300 बच्चे दे रहे थे वो सेकंड एग्जाम पूरे इंडिया में। 30,000 बच्चों ने फर्स्ट स्टेज दिया था, तो इसमें 300 में तो मैं आ गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज दे रहे थे 300 बच्चे और इसमें से सिलेक्ट होने वाले थे केवल 35 बच्चे सेकंड स्टेज के बाद। तो मैं तो मान के चल रहा था भाई ये 300 में भी अपन तुक्के से आए हैं, अपना सिलेक्शन नहीं होना है। और ये दूसरा एग्जाम था ना, इसमें तो केवल 20 बच्चे सिलेक्ट होने वाले थे एस्ट्रोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट लेवल मुंबई में कैंप होता है जिसमें आपको 20-25 दिन ट्रेनिंग की जाती है प्लस टेस्टिंग की जाती है। उस कैंप में से 5-6 लोगों की टीम सिलेक्ट होती है जो इंडिया को इंटरनेशनल ओलंपियाड में रिप्रेजेंट करती है, जैसे आपके ओलंपिक्स होते हैं वैसे। ठीक है, तो मैं ऐसे ही जयपुर गया सेकंड, मैं तो चाहे ऐसे घूमने गए वेकेशन पे, क्या ही मिल जाएगा यहाँ पे, कौन सा सिलेक्शन अपना हो जाएगा।
तो ऐसे कोई अपन सोच के नहीं गए थे कि भाई कुछ होगा। अभी आराम से जयपुर वयपुर घूमे। मैं बहुत ज़्यादा कहीं घूमने गया नहीं था आज तक, मेरी फैमिली मम्मी पापा तीनों के साथ पहली बार कहीं घूमने गए थे, ठीक है। तो मुझे याद है मेरे पापा ने तब मुझे कहा था कि अगर तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो वो भगवान भी, मतलब मैं नहीं मानता है, क्योंकि अगर वो है तो वो मानते हैं कि भाई तूने कितनी मेहनत किया, तेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन मुझे पता था यार पापा में वो क्या पता है बच्चे कितना पढ़ते हैं, उनको तो लग रहा है मैंने मेहनत करी तो मेरा हो जाएगा, मेरा होने नहीं वाला है। मतलब मैं पूरा श्योर था मेरा नहीं होगा। मैं फिर भी गया एग्जाम देने बिल्कुल फ्री माइंड से। और एग्जाम पहले एस्ट्रोनॉमी वाला एग्जाम था 3 घंटे का, सब्जेक्टिव पेपर होता है पूरा। तो इसमें अब कुछ क्वेश्चन आ गए एस्ट्रोनॉमी के जो मैं रेल में पढ़ के गया था ट्रेन में, तो मैंने वो कर लिए। बाकी फिजिक्स मैथ्स के क्वेश्चन भी मैंने ठीक ठाक कर लिए। लेकिन मुझे नहीं लगा था मेरा कोई इतना अच्छा एग्जाम हुआ है, ठीक है। ऐसे आ गया और फिर मैं बाहर आया और वो दोनों स्टूडेंट्स मिली जो मेरे साथ थी, उन्होंने भी एग्जाम दिया था। मैं बोला कैसा हुआ, ये डिस्कस हुआ, तो मुझे लगा अरे वाह ठीक है जो भी है। तो अब सेकंड एग्जाम हुआ, वो था मेन, ठीक है। वो एग्जाम दिया, उसमें मैं सोच के नहीं गया था मेरे को सिलेक्शन होगा। बीच में गैप था 1-2 घंटे का, तो उसमें पापा मम्मी से मैंने बात की थोड़ी बहुत, ठीक है। एग्जाम देने गए फिर शाम को 2 से 5 हुआ था, शायद 3 फरवरी 2014 की बात होगी है। तो मैंने एग्जाम दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि मेरा एग्जाम मतलब 3 घंटे ना, वो मेरे सम ऑफ द लॉन्गेस्ट 3 आवर्स ऑफ माई लाइफ थे। मे बी मेरा जेई वाला डे शायद लॉन्गर था, लेकिन वो मेरे 3 लॉन्गेस्ट आवर्स ऑफ लाइफ थे, क्योंकि मैंने अब तक जो मेहनत की थी सब इस एग्जाम की रहती। पिछले 1 साल की पूरी मेहनत, जिसमें पूरा कंफर्ट जोन से बाहर रहा था मैं, पूरा ऐसी किताबें पढ़ रहा था जो समझ ही नहीं आ रही थी, समझ ही नहीं पड़ रहा था भाई क्या है क्या नहीं है। फिर भी कोशिश की थी पूरी, एग्जाम दिया। कई क्वेश्चंस बने, कई क्वेश्चंस नहीं बने। ओवरऑल सेटिस्फाइड था मैंने एग्जाम दिया, क्योंकि मुझे पता था मैं इससे बढ़िया नहीं कर सकता हूँ। एग्जाम से बाहर आया, ठीक है, कॉपी वगैरह चेक की। मुझे पता चला कि मेरे एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में लगभग बन रहे हैं 40%, ठीक है, और आईजीएस में बन रहे हैं 45%। अब ये अच्छी बात क्यों है, क्योंकि पिछले साल का एस्ट्रोनॉमी का कट ऑफ 35 पे था या 30 पे था शायद, और आईजीएसओ का 40 पे था, तो मैं कट ऑफ से थोड़ा ऊपर था। सब लोग बहुत शौक थे, क्योंकि मेरे से एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं कट ऑफ के आसपास भी आऊंगा, ठीक है। और जब ये मैंने आंसर्स देखे ना, मेरे को विश्वास नहीं हो गया इतना ज्यादा स्कोर। तो आपको कम लग रहा है 40% क्या होता है, लेकिन इस स्कोर में ऑल इंडिया में हाईएस्ट 50-55 ही आता है, ठीक है। तो फिर रिजल्ट की डेट आई, ठीक है, और तुम्हें पता है रिजल्ट क्या था, कि ये बच्चा जो कहीं पे भी रिकॉग्नाइज नहीं था 1 साल पहले, वो दोनों एग्जाम में सिलेक्ट हुआ। इसमें भी मैं 35 में आया, इसमें भी मैं 20 में आया, और 20 में नहीं आया, इसमें मैं 10 में आया था। ये जो एग्जाम था ना इसमें 40 है, इसकी कट ऑफ 30 आई थी, 29.5 आई थी, और इस एग्जाम की कट ऑफ आई थी शायद 39.5, और मेरे 45 थे। तो इसमें मैं 35 की जगह टॉप 20 में था, इसमें मैं टॉप 10 में था, और मैं मुंबई के कैंप के लिए सिलेक्ट हुआ था दोनों एग्जाम के। मतलब एक एग्जाम का 20 दिन का कैंप था, एक का 25 का था, तो 45 दिन तक मुंबई में मेरा पूरा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कैंप के लिए सिलेक्ट हुआ, और इन दोनों स्टूडेंट्स का आसपास भी सिलेक्शन नहीं हुआ। पूरा उदयपुर, पूरा कोचिंग शॉक्ड था कि ये कल्पित कौन है भाई, 1 साल पहले कहीं था नहीं है रेडार पे। 1 साल में इसने ना सिर्फ फर्स्ट लेवल निकाला, सेकंड लेवल भी क्रैक कर लिया। सेकंड लेवल कितनी बड़ी बात है आप समझ नहीं रहे हो। 1 साल पहले में मेरे कोचिंग के बैच जो उदयपुर जैसे शहर में है, जहां पे कोई कोचिंग एनवायरमेंट ही नहीं है ज्यादा, ये कोई कोटा या हैदराबाद नहीं है, ये उदयपुर है, और ये 10 साल पहले का उदयपुर है, ठीक है। तब मेरे बैच में मैं टॉप 10 में नहीं आता था, 1 साल पहले टॉप 10 में मैं नहीं था, और अब मैं ऑल इंडिया में 10 में आ गया था। हाँ, अब यहां से फर्स्ट रैंक आना बहुत आसान है, ठीक है। फर्स्ट रैंक टॉप 10 में आप एक बार आ गए ना किसी एग्जाम में, फिर एनटीएससी टॉप मारना, केपीवाई ये करना, ये जेई करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप सबसे मतलब मेरे सब टीचर्स को एक्सपेक्टेशन दी, जब फर्स्ट रैंक आई ना तो कोई शौक नहीं हुआ था, क्योंकि मैं सब टीचर जानते जाए तो होशियार है। लेकिन वो होशियार में बना कैसे, वो कहानी थी ये, ठीक है। 1 साल तक प्योर ग्राइंड, 1 साल तक प्योर अंडरडॉग, 1 साल तक प्योर अंडर कॉन्फिडेंट, 1 साल तक सब लोग, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, केवल मैं अपने आप को सपोर्ट कर रहा हूं। मैं खुद अपने डाउट्स क्लियर कर रहा हूं, मैं खुद किताबें पढ़ रहा हूं, मैं खुद कंफर्ट जोन से बाहर जा रहा हूं। 9वीं का समझ में आ गया तो 10वीं का पढ़ रहा हूं, 10वीं का आ गया तो 11वीं का पढ़ रहा हूं, 11वीं आ गई तो HC वर्मा पढ़ रहा हूं। पास्ट ईयर पेपर्स कर रहा हूं, एक भी सेकंड दूसरी चीजों में वेस्ट नहीं किया। ये पूरी प्रोसेस 1 साल तक चली थी, और उसने यहां से मुझे यहां खड़ा कर दिया, ठीक है। अब हालांकि मैं आगे जब गया कैंप में, तो वहां पे तो बहुत होशियार बच्चे थे, जिनमें से कई स्टूडेंट्स आगे चल के मेरे IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस के बैचमेट्स बने थे। और वहां पे ना मैं एक्चुअली थोड़ा सा कमजोर भी पड़ गया था, क्योंकि मैं पहली बार कहीं बाहर जा रहा था, और मैं अपनी फैमिली को भी काफी मिस किया, ठीक है। तो इसलिए मैं इतना परफॉर्म कर नहीं पाया कैंप में, बट दोनों कैंप्स में रफली टॉप 10 में ही रैंक आई थी। टॉप 3 बच्चे एस्ट्रोनॉमी के लिए इंटरनेशनल सेलेक्ट हुए थे, और IJSO वाली टीम में
टॉप 6 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, तो मेरी शायद 10वीं या 11वीं के आसपास रैंक दोनों में रही थी। तो वहाँ तो सेलेक्ट नहीं हुआ मैं, बट आई एम सो प्राउड ऑफ दिस जर्नी कि मैंने यहाँ से वहाँ तक का सफ़र तय किया, ठीक है। तो मैं आपको यही संदेश देना चाहूँगा भाई कि एक साल में ना क्या क्या बदल जाता है ना, आपको कुछ नहीं पता है अभी, क्योंकि मेरी लाइफ पूरी मैं मानता हूँ इस एक साल से बदली है। जेई के बाद देखो, जेई रैंक 1 सक्सेसफुल होता है, सबको पता है, ये कोई वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन और ये वाला बच्चा रैंक 1 ला सकता है, ये भी सबको पता है कि भाई यार आप पहले अगर 9वीं 10वीं से टॉप 10 में आ रहे हो इंडिया में, तो आप जेई में भी टॉप 10 100 में आ जाओगे, सबको पता है ये बात। लेकिन वो टॉप 10 आई कैसे ना, वहां से आप सीखो कि था कुछ नहीं, मैं एक साल पहले एक नॉर्मल स्कूल का टॉपर था, और स्कूल के टॉपर आप में से भी कई लोग होंगे यार, आप में से कई लोग क्या आते होंगे 90% 92% आए होंगे यार, बहुत लोग क्या आए होंगे 10वीं में, राइट। तो आप एक साल भिड़ जाओ, एक साल भिड़ो, मेरी बात मानो, एक साल मैं भिड़ा था, मैं पूरा चेंज हो गया, ठीक है। और इसके बाद आसान हो जाता है, एक साल की ग्राइंड है बस। एक साल मैंने बहुत अच्छी मेहनत की, उसके बाद मुझे चीजें समझ में आने लगी, मेरे को समझ में आ गया यार कि कैसे दुनिया काम करती है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे क्या करना है, सब क्लियर हो गया, सब स्ट्रेटजी आ गई मुझे। लेकिन वो एक साल की मेहनत लगानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप अगर अभी 11वीं में हो, 12वीं में हो, या इवन कॉलेज में भी हो यार, या 9वीं में हो, कहीं भी हो आप मेरी बात मानो, आपका जो भी गोल है आप उसकी तरफ पूरी प्योर पैशन डेवलप करो, पूरा टाइम दो, आप उसको टाइम दीजिए जितना वो डिजर्व करता है गोल, और सच में आप बहुत आगे जाएंगे। मतलब मेरे लिए अनबिलीवेबल था ये सब। मेरे को आज भी, मैं अगर अपने 8वीं क्लास के बच्चे से पूछता ना, जब मैं 8वीं क्लास में था, मैं अपने आप से पूछता कि भाई यार ये सब क्या तो कर पाएगा, कभी नहीं मानता मैं, मेरे को कभी विश्वास ही नहीं होता कि भाई मैंने ये IJS एग्जाम निकाल लिया, फिर NTC भी टॉप मार दी, फिर जेई भी टॉप मार दी, फिर IIT की डिग्री भी आधा साल पहले कंप्लीट कर ली, फिर बिजनेस भी खड़ा कर दिया। मेरे को भी विश्वास ही नहीं होता ये सब, अगर आप मेरे छोटे वर्जन से पूछते हैं। तो है इस दुनिया में गॉड है जो आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज करता है, जो आपको रिवॉर्ड देता है, और वो गॉड आप खुद हो, ठीक है। सो प्लीज विश्वास करो खुद में। एक चीज जो मैंने इस पूरे पीरियड में नहीं खोई थी ना, वो थी एक हिम्मत, वो था एक बिलीफ इन माई सेल्फ दैट आई कैन डू इट, दैट आई डिजर्व टू बी इन दिस पोजिशन, ठीक है। ये बिलीफ पूरी दुनिया को मुझ में नहीं थी, मुझ में जरूर थी, ठीक है। सो थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ की बात है, थोड़ा सा फाइट की बात है, थोड़ी सी मेहनत की बात है, थोड़ी सी पेशेंस की बात है, ठीक है। टॉप 10 में था मैं, ठीक है, 3 भी नहीं था, मेहनत की आधे 6 महीने 3 तक आया। 3 वाले मुझसे बहुत आगे थे, मेहनत की 1 साल, उनको बहुत बड़े मार्जिन से पिछाड़ा, और उसके बाद कभी वो मेरे आसपास भी नहीं आए, ठीक है। वो जो दोनों स्टूडेंट्स हैं ना, इन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी मेरी डिफीट। मुझे आज भी याद है कि मैं मेरे कैंप से लौट रहा था ना, मुंबई से, सेलेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन मैं जब कोचिंग में एंटर हुआ ना, इतनी खतरनाक मेरी वेलकम हुई थी, मुझे याद है आज भी वो क्षण। और वो जो एक बार वो आपको लग जाता है ना कि भाई सक्सेसफुल होने पर दुनिया आपको कितना सलाम करती है, वो एक बार आपको दिख जाता है ना, फिर आप रुकते नहीं हो, फिर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर ये सब करना आसान है। लेकिन वो पहला ब्रेक थ्रू वो लाना मुश्किल, और वो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो, आई होप आप लोग कुछ इंस्पायर हुए। मुझे बताया थोड़ी सी यार लंबी हो गई वीडियो, 28 मिनट, सॉरी फॉर दैट, बट यार कहानी थी इतनी लंबी और बताना जरूरी भी था, ठीक है। सो अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ प्यारी प्यारी सी इसी तरह की। और अगर आपको मुझसे पढ़ना भी है तो आप मेरे कोर्सेज में भी एनरोल हो सकते हो। JEE 24 के लिए कोर्सेज है हमारे, और भी कोर्सेज है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना सारे लोगों के। लेकिन अभी मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इन पे आपको 10 अगस्त तक बहुत ही प्यारा डिस्काउंट भी है, जो आज ही है, तो आज लास्ट डेट है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना भाई, रात तक आप कोर्स ले लीजिएगा। 3000 में 24 की प्रेप और 5000 में 25 की प्रेप हम आपको करा देंगे, सब कुछ, ठीक है। मैं भी उसमें पढ़ाता हूँ पूरा आपको कंटेंट। सो थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक। ऑल डिटेल्स रिलेटेड टू कोर्स एंड ऑल आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। मेरे सोशल हैंडल्स वगैरह भी डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको मुझे रीच आउट वगैरह करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।